नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेज। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन से जो आपका पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, फुल एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी तथा क्वेश्चन आंसर लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जामिनेशन में ऑथर से भी सवाल आजकल बनने लगे हैं। तो इनके जो राइटर हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जॉन डन, उनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लें ताकि एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लें। तो जॉन डन के बारे में अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इनका जो जन्म है 1572 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इनका पूरा जीवन काल जो है 59 ईयर्स यानी कितना हुआ, 59 साल हुआ। तो एक सवाल प्रीवियस ईयर में ये भी बनाया था कि इनमें से किनका उम्र काल या फिर जीवन काल है जो 59 साल है। तो आप अगर ऐसा सवाल आगे वाले एग्जामिनेशन में बनता है तो निश्चित रूप से उसका जो आंसर होगा वो जॉन डन होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि इनका जन्म 1572 में हुआ है। दैट मीन्स वो क्या 16वीं शताब्दी के कवि हैं और इस वक्त ओल्ड इंग्लिश लिखा जाता था। आपके आगे जो कविता आएंगे उनके जो वर्ड होंगे ओल्ड इंग्लिश के वर्ड होंगे। इनके बारे में और कहा जा रहा है कि द पायनियर का मतलब होता है अग्रणी, पाथ प्रदर्शक कह सकते हैं। न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। इनका जो लिखने का स्टाइल था काव्यात्मक था और व्यंग्यात्मक था। लिरिकल का मतलब होता है काव्यात्मक, सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण से, व्यंग ढंग से, और वर्स का मतलब क्या होता है, कविता होता है। तो ओवरऑल मिला के क्या बना, मेटाफिजिकल। तो आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल और बनेंगे कि हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, यानी तो आपका जो जवाब होगा उस कंडीशन में मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जॉन डन होगा। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रॉस्पर रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टाउंचली एंटी कैथोलिक। मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म जो है लंदन में है हुआ था। तो दैट मीन्स वह किस देश से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था, प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक फैमिली यानी क्रिश्चियन में जो आपका रोमन कैथोलिक चलता है, जो आपके रिलीजन्स हैं, तो उसे रोमन कैथोलिक में वो क्या करे थे, जन्म लिए थे। लेकिन उस समय वो क्या स्टॉन्चली का मतलब होता है कट्टरतापूर्ण से, वो क्या करते हैं, एंटी कैथोलिक का प्रचलन था। तो डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनके रिलीजन के चलते, रोमन कैथोलिक होने के चलते, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया, बिना डिग्री के निकाल दिया गया। ठीक है। किस रिलीजन से थे, रोमन कैथोलिक रिलीजन से थे। आपको अगर एग्जामिनेशन में आता है तो रोमन कैथोलिक मारिएगा आंसर। उसके बाद उन्होंने किया क्या, ही स्टडीड लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। रीड थियोलॉजी, उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन, उन्होंने 2 नौका अभियान में भी भाग लिया। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि 16वीं शताब्दी में है तो उस समय यातायात का साधन हवाई जहाज़ वगैरह नहीं बल्कि समुद्री मार्ग ही था। तो उन्होंने 2 नौका अभियान में भी भाग लिया था। एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, और वह क्या किए थे, बिल्कुल एक पावरफुल सेक्रेटरी के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश किया। अ जॉब लॉस्ट, वो जो जॉब है उनका वो लॉस्ट हो गया, यानी वो जॉब उनको त्यागना पड़ा। कब, व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, और वो कुछ समय के लिए जेल भी गए। फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रोनिस, उन्होंने क्या किया था, जिनके जो संरक्षक दाता थे उनकी भतीजी से वे चुपचाप शादी कर लिए थे। तो थोड़े समय के लिए इनको जेल भी भेजा गया और इनकी जॉब भी ख़त्म हो गई। इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, जब वो 42 साल के हो गए थे, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द लिंगन चर्च एंड सून बिकम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। कहा जा रहा है कि 1615 ईस्वी में 42 साल की अवस्था में उन्होंने लिंगन चर्च में एक बहुत बड़े उपदेशक, यानी अपने टाइम के सबसे बड़े वो क्या उपदेशक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इनके जो कुछ वर्क्स हैं, डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सैटरीज एंड एलेजिस एंड सरमन्स। इनके कुछ
प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सॉन्ग्स एंड सोनेट हैं। अगर एग्जामिनेशन में आ जाए कि सॉन्ग्स और सोनेट कौन लिखा है तो इसका जो जवाब क्या होगा, जॉन डन होगा। सैटरी एंड एलेजिज कौन लिखा है तो इसका जवाब कौन होगा, जॉन डन होगा। एलेजिज का मतलब होता है शोक गीत, और आपका सरमन्स का मतलब होता है उपदेश, जो लोग मतलब प्रीचर जो उपदेश देते हैं उसको सरमन्स बोलते हैं। आपको सोनेट का पता होगा कि 14 लाइन वाली पंक्तियों को क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। एक मेरे प्यारे साथियों आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि डू का तीसरा रूप क्या होता है, डन होता है। यानी अगर इस कविता में डू देखिएगा तो इनके लेखक में क्या लगाइएगा, टिक, डन। तो ये आपका ट्रिक के तौर पर हो गया। तो ये आपका जॉन डन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग जो कविता है मुख्य रूप से आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए आप, गो का जो मीनिंग है GOE लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो जॉन डन है वो ओल्ड इंग्लिश में लिखते हैं, 16वीं शताब्दी के कवि हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस समय तक हम लोग का इंग्लिश जो है इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इनका जो पहला लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए कविता का जो थीम है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि कविता का नेचर कैसा है तो यह आपका लव पोएम है। किस पे बेस्ड है, लव पे बेस्ड है। और पति और पत्नी है, लेखक का मतलब जो उनकी पत्नी है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उनको थोड़ा जुदा होना पड़ रहा है। लेखक जा रहे हैं पत्नी को छोड़कर, तो पत्नी बेचारी परेशान है और इसको वो दिलासा दिलाने का वो काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं, पहला लाइन में बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट का मतलब क्या, सबसे ज़्यादा प्यारा है ना। तो यहाँ पे पत्नी को संबोधित करते हुए लेखक कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और वियरनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थक के। कई बार रिलेशन में लोग उब जाते हैं और कई वजहों से मनमुटाव हो जाता है, तो लेखक उस बात को इस रूप में ना कहकर, यानी ऐसा कोई बात नहीं है लेखक के मन में जो पत्नी को वो समझाना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हे मेरे प्रीतम, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, यहाँ पे यू होगा, दी का मतलब क्या होगा, यू होगा। यानी लेखक का कहना है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुमसे थक कर, ना तुमसे उब कर। पहला आप 2 लाइन का हिंदी मेरे समझ गए होंगे प्यारे साथियों। और उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट मस्ट डाई एट लास्ट, डाई वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई द फेन डेथ टू डाई। कह रहा है कि नॉर इन द होप, मैं आशा नहीं करता हूँ कि दुनिया वाले, वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया वाले जो हैं वो समझ पाएंगे, चाहे दर्शा पाएंगे आ फ्यूटर लव फॉर मी, जो मेरे लिए, जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, वो दुनिया वाले ना समझ पाएंगे और ना ही देख पाएंगे, ना ही दर्शा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने लेखक एक बहुत अच्छा बात लिखा है कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस वेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। लेखक यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आदमी को लगाव होता है किसी चीज़ से, लेकिन उससे एक दिन उसको बिछड़ना भी पड़ता है। जैसे लेखक कहीं जा रहे हैं यात्रा पे, तो इनकी पत्नी को तकलीफ़ हो रही है, तो उनको वो क्या कर रहे हैं, दिलासा दिलाने का काम कर रहे हैं, दिलासा दिलाने का काम कर रहे हैं, उसको संतावना देने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि कितना भी कोई किसी से प्यारा क्यों नहीं हो, उनको तो जुदा होना ही पड़ेगा, भले वो मृत्यु के कारण क्यों नहीं जुदा होना पड़े उनको। तो वहीं लेखक बोले कि बट सिंस दैट, चूँकि है ना, मस्ट डाई एट लास्ट, सबको क्या रहना, एक दिन अंत में मर जाना है। लेखक उनको समझाते हैं और लेखक ये बोल रहे हैं कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, अगर मेरे साथ कोई अगर ऐसा कंडीशन होगा तो मैं क्या करूँगा, मजाक में, हंसी के साथ, खुशी के साथ करूँगा, डेथ को एक्सेप्ट करूँगा। 10 फेंड डेथ टू डाई, और क्या करना है, एक दिन सबको मर जाना है। लेकिन लेखक ये जो पहला आपका 5 लाइन है, इसके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे न कहीं थक कर, न तुमसे कहीं उब कर जा रहा हूँ, और ये दुनिया वाले ना मेरे प्यार को कभी दर्शा पाएंगे। एक जो सच्चा प्यार है मेरा तुम्हारे लिए, बट सिंस दैट, ये कड़वा सच्चाई है, ये सबको, इंसान को क्या करना है, एक दिन मर जाना है। और मरने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, हंसी खुशी क्या करना चाहता हूँ, टाइम व्यतीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु क्या है, एक दिन निश्चित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस इतना लाइन से भी आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे। जैसे व्हाट इज़ सर्टेन, क्या निश्चित है, तो डेथ क्या है आपका, सर्टेन है। लेखक क्या करता है, डेथ को एक्सेप्ट करता है खुशी खुशी, जी बिल्कुल, लेखक का मानना ही है वो क्या, कि मस्ट डाई एट लास्ट, लास्ट में क्या करना है, मर जाना है।
तो ये आपका पहला 5-6 लाइन का हिंदी था। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि लेखक अपनी पत्नी को समझा रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना तुमसे थक कर ना तुमसे उब कर। ये दुनिया वाले मेरे प्यार को कभी दर्शा नहीं पाएंगे, जो मेरा सच्चा प्यार है। फ्यूचर लव का मतलब होता है सच्चा प्यार तुम्हारे लिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि मस्ट डाई स्टार्ट, सबको एक दिन क्या होना है, मर जाना है। और मरने से पहले मैं क्या खुशी खुशी हंसी मजाक के साथ गुजरना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु क्या है, निश्चित है। तो ये आपका पहला 5-6 लाइन का हिंदी था। उसके बाद हम लोग अगले स्तांजा की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे वो लेखक जो है उपमा देते हुए बता रहे हैं। उपमा दे रहे हैं लेखक के सन से। सन मतलब क्या, सूरज से। बोल रहे हैं कि यस्टर नाइट, यस्टर का मतलब क्या होता है, बीता हुआ। नाइट का मतलब क्या हुआ, रात। यानी यस्टर नाइट यानी पिछली रात को सन वेंट हेंस, सन यहाँ से गया। एंड एट इज हेयर टूडे, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ही नॉर हाफ शॉट अवे। देखिए यहाँ पे पत्नी को वो संतावना देते हुए, उपमा देते हुए बोलते हैं, सूर्य से वो तुलना करते हैं कि पिछली रात को सूर्य यहाँ से गया और उसको आने में 1 दिन का वक्त लगता है, ठीक है। उसके पास ना ही कोई क्या है, डिजायर है। ये जो आपका HATH लिखा है इसका मतलब होता है हैज़। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज़ पढ़ते हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि उसके पास ना ही कोई डिजायर है, इच्छा है, ना ही क्या है, सेंस है, ना ही उसके पास कोई दिमाग है। नॉर हाफ और शॉर्ट में, उसके पास में क्या है, ना कोई शॉर्टकट रास्ता है कि सूरज गया और 2-4 घंटे बाद क्या हुआ, चला आया। लेखक सर सूरज का उपमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्या है, सूरज का एक अपना फिक्स टाइम है। वो उसको जिस जगह से वो जाएगा उसको परिक्रमा में 24 घंटा का टाइम लगेगा, 1 दिन का टाइम लगेगा, और उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता तो है नहीं। तो वो पत्नी को समझाते हैं कि देन फियर नॉट मी, लेकिन क्या हो, तुम भयभीत ना हो, बट बिलीव, विश्वास करो, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर बिंग एंड सफरस देन ही। लेखक कहते हैं कि मैं सूर्य से भी तेज़ी से तुमसे मिलने आऊँगा, है ना। और स्पीडियर जर्नी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पंख लगाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से चलना पड़े। तो यहाँ पे कवि जो है पत्नी को वो संतावना दे रहे हैं, किससे तुलना करके, सूर्य से तुलना करके, कि पिछली रात को सूर्य यहाँ से गया लेकिन उसे आने में 1 दिन का वक्त लग जाता है। उसके पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई क्या है, दिमाग है, और ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन तुम भयभीत मत होना, विश्वास करो, मैं उससे क्या करूँगा, तेज़ी से स्पीडियर जर्नी से आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पंख लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से चलकर। तो ये आपका अगला 5 लाइन का हिंदी था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन बात बताते हैं मानव जीवन के बारे में। कहा जा रहा है कि ओ हाउ फीबल, फीबल का मतलब क्या, कमज़ोर, इज़ मैंस पावर, यहाँ पे मैंस होना चाहिए, MANS, मैंस पावर, दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, है ना, कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। कहा जा रहा है कि मनुष्य की शक्ति इतना कमज़ोर है कि अगर उसका अच्छा किस्मत से साथ देना छोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, असहाय हो जाता है। अगर उसकी किस्मत साथ देना छोड़ दे तो आदमी क्या है, बिल्कुल एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। और यहाँ पे जो चौथा लाइन है आपका, ये वाला, ये आपका 2 लाइन का आप हिंदी समझ गए होंगे कि ओ हाउ फीबल इज़ द मैंस पावर, आदमी का शक्ति कितना कमज़ोर है ना, यदि उसका अच्छा किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया तो लेखक उसके बाद बता रहे हैं इस लाइन के माध्यम से कि कैन नॉट ऐड अनदर आवर, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 घंटा नहीं जोड़ सकते हैं, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो घंटा बीत गया उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। ये बड़ी बात है। हम सबके लिए, जितना भी कोई अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए भी 24 घंटा ही टाइम है, हम स्टूडेंट लोगों के लिए 24 घंटा टाइम है, 24 घंटा के लिए क्या है, सबको पर्याप्त टाइम मिलता है। तो लेखक वही बोलते हैं कि हम लोग ना 1 घंटा जोड़ सकते हैं और ना ही बीते हुए क्या करते हैं समय को हम लोग वापस भी ला सकते हैं। आपने कहावत सुना होगा कि आप 1 किलो अगर चांदी सोना हो उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर 1 घंटा बीत गया हो उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, समय के वैल्यू को समझें। तो लेखक भी यही कह रहा है कि बीता हुआ 1 घंटा हम लोग ला नहीं सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 1 घंटा जोड़ नहीं सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन एक चीज़ जान जाइए कि दुनिया में सुख के साथ दुख भी आएगा, अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त भी आएगा। तो लेखक अपनी पत्नी को यही समझाते हैं कि बुरा वक्त तो आना ही है, एंड वी इंजॉय इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। लेखक कहता है कि देखो, बुरा वक्त तो आएगा ही, सबके लाइफ में आता है, राजा हो, रंक हो, जो भी हो, सबके लाइफ में बुरा वक्त एक न एक दिन आता ही है। और इस समय क्या चाहिए, वी ज्वाइन
टू आवर स्ट्रेंथ, और इसको हमें क्या करना चाहिए, पूरी शक्ति के साथ, पूरी धैर्य के साथ क्या करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। और एंड वी टीच आर्ट एंड लेंथ, कहा जा रहा है कि यह वही समय है जिस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी का जो आर्ट है और इसकी जो अहमियत है उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने बहुत अच्छा बात यहाँ पे बताया है लेखक ने कि बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है, इसको हमें क्या करना चाहिए, धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। और इसको इसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी की जो आपकी ज़िंदगी की कला है और अहमियत जो है आपको वो समझते हैं। कहता है कि इट्स सेल्फ अस टू एडवांस, और यही जो समय होता है कुछ कर गुजरने का समय होता है। यह जो आपको समय होता है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि बुरा वक्त में कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो लेखक अपनी पत्नी को भी संतावना देते हुए बात कहते हैं कि हमें बिखरना नहीं, हमें क्या करना है, निखरना है। क्योंकि एक बात कहीं ना कहीं हम आम जीवन लोगों के लिए भी बिल्कुल सही है कि बुरा वक्त जब भी आए तो थोड़ा सा आप क्या करें, धैर्य बना के, पेशेंस बना के उसका सामना करें। क्योंकि वक्त कैसा भी हो, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है तो बुरा वक्त भी क्या होगा, गुजर ही जाता है। तो लेखक यहाँ पे अपनी पत्नी को यही सब बात क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो आपका यहाँ तक लाइन था, बहुत अच्छा संदेश दिया कविता के माध्यम से कवि ने अपने पत्नी के साथ हम लोगों को भी। उसके बाद पत्नी को वो और बातें बताते हैं, कह रहे हैं अपने कविता के माध्यम से कि when thou sights not windy what sights my soul away। यहाँ पे थोड़ा आपको सुन के अच्छा लगेगा कि लेखक कहते हैं अपने पत्नी से कि जब तुम आहें भरती हो, आहें भरने का मतलब क्या, वो रोना होता है सक के, या फिर किसी भी प्रकार से हवा का कोई भी झोंका नहीं चलता। नॉट विंडे बट साइड्स माई सोल अवे, लेकिन मेरा क्या होता है, मेरा जो आत्मा है वो दूर चला जाता है। व्हेन दाउ विप्स अनकाइंड माई लाइफ ब्लड डोट डिके, इट कैन नॉट बी दैट यू दाउ लवस्ट मी एज दाउ सेस्ट इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट। कहा जा रहा है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक लाइन है, इन्होंने लेखक अपनी पत्नी को ना रोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो, हवा का कोई भी झोंका नहीं चलता है, लेकिन मेरा आत्मा दूर चला जाता है। जब तुम रोती हो तो मानो मेरा जो ब्लड का एक एक कतरा है वो मानो वो नष्ट होता जाता है, सूखता जाता है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं एक चीज़ और बात बोल रहे हैं लेखक कि इट कैन नॉट बी दाउ यू लवेस्ट मी एज द सेट दैट माई लाइफ यू वेस्ट। कहता है कि लेखक कि जो तुमने मेरे साथ समय बिताया वह जो समय है मेरे लिए क्या है, बहुत कीमती समय है। ऐसा नहीं वो क्या लिया है, मेरे लिए बेकार कोई समय नहीं है। मेरे साथ जितना भी समय बिताया हम लोगों ने, दैट इज़ बेस्ट फॉर मी, है ना। इन माई लाइफ दाउ आर्ट द बेस्ट फॉर मी। कई बार होते हैं कि लोग इस सच्चे प्यार का जो भी टाइम गुजरते हैं तो बाद में उनको तरह तरह की यातनाएँ सुनने को मिलता है। लेकिन लेखक यहाँ पे अपनी पत्नी को यह संतावना दे रहे हैं कि मैंने जितना भी समय आपके साथ गुजारा, दैट मीन्स वो ज़िंदगी का मेरा क्या था, सबसे बेहतरीन पल था। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कविता अच्छा लग रहा होगा। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर होंगे, कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका लास्ट स्टांजा है जो मैं आपको बिल्कुल समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है कि लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कह रहा है कि यह जो मेरा दिल होता है ना, इंसान का जो दिल होता है, वो उसमें समझिए कि एक आत्मा, यानी डिवाइन का मतलब क्या, देवत्व होता है, मतलब देवता की तरह जो आत्मा मतलब बसता है। तो लेखक कह रहे हैं कि उसी देवत्व आत्मा में फॉर थिंक मी एनी इल, किसी प्रकार का जो है वो मतलब जो मनमुटाव वाली बात क्या उसको कह सकते, ईगो या फिर किसी प्रकार का इविल है वो मत रखना। कहता है कि डेस्टिनी में टेक पार्ट, किस्मत का भाग का तो खेल ही है कि वो अलग करेगा। एंड मे द फियरलेस फुलफिल, और वो क्या करेगा, डराएगा। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मेरे जो आपका जो दिल है या फिर जो आपका जो एक स्वच्छ हृदय है, चाहे मेरा दिल है, मैं उसमें किसी प्रकार का तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं रख रहा हूँ और आपको भी नहीं रखना चाहिए। किस्मत का तो खेल ही है, क्या करेगा वो, खेलेगा, दोनों का क्या करेगा, अलग करेगा और वो डराएगा। बट थिंक दैट वी, लेकिन सोचना हम लोग क्या है, साथ में ही हैं। एंड बट टर्न असाइड टू स्लीप, जब भी तुम सोती रहोगी
तो करवट लोगी यानी क्या साइड मतलब क्या करवट बदलना। दे हु अनदर केप एंड नेवर पार्टेड भी। कहता है कि लेखक अपने प्रेमिका से कह रही है कि किस्मत का खेल है, अलग करेगा, डराएगा, लेकिन हम लोग तभी भी क्या रहेंगे, एक रहेंगे। जब तुम करवट लोगी सोते टाइम तो मुझे क्या अपने बगल में ही पाओगी और हम लोग कभी भी क्या होंगे, अलग नहीं होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही एक सुंदर सा लव पोयम था। आपको कविता कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको पूरा का पूरा जो 12th का सिलेबस है इस चैनल पे पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन आएगा, उसके बाद समरी का आएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर का कोई समरी आएगा। और आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर का सवाल मैं नहीं छूटने दूंगा। ऐसे बहुत सारे मैंने विद्यार्थियों को देखा है मेरे से पढ़ने के बाद, उन्होंने 200 में आउट ऑफ 200 अंग्रेजी हिंदी मिला के 175 173 तक स्कोर किए हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इस श्रेणी में होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।